हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। तो इस वीडियो में हम जो है इन 6 सवालों को एक एक करके जो है आपको बड़े आराम से धीरे धीरे समझाएंगे। और आपको अगर मेरे चैनल पे और वीडियो देखने हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें x/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है और इसकी लिमिट्स दे रखी हैं 1 एंड 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर है x² प्लस 1, उसको अगर हम उसका डिफरेंशिएट उसको करते हैं तो हमारे पास जो है 2x dx आता है, जो कि न्यूमरेटर का हाफ है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें x² प्लस 1 को t के इक्वल मान लें या किसी और वेरिएबल के, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ हम x² प्लस 1 को t ले लेते हैं, तो इसको डेरिवेटिव होगा x² का 2x और 1 का 0 हो जाएगा, तो 2x dx और इधर t का हो जाएगा dt। तो इसका मतलब x dx जो है वो dt का हाफ हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास x के अकॉर्डिंग जो है t भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने x को t में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ हम इसको चेंज करके पहले लिख देते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अगर जैसे लोअर है वो 0 है और अपर लिमिट जो है वो 1 है, तो जब x जो है वो अगर हम 0 लेते हैं या 1 लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको निकालते हैं। तो अपर लिमिट लगाते हैं, तो x जब 1 है तो t जो है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और इसी तरह से x जो है अगर 0 होता है तो t जो है वो इक्वल होगा 0 के स्क्वायर 0 प्लस 1 यानी कि 1 के। तो इस तरह से लिमिट्स जो हैं वो लोअर जो है वो 1 हो जाएगी और अपर जो है वो 2 हो जाएगी। और x dx जो है वो dt अपॉन में 2 हो जाएगा और x² प्लस 1 जो है वो t हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा dt अपॉन में 2 करके, और जो डिनोमिनेटर है वो t के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 dt अपॉन में t हमारे पास आ जाता है। 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं और ये जो है हमारे पास हो जाएगा अब 1/2 dt का इंटीग्रेशन करने के लिए, जो कि आपको पता है कि log mod t के इक्वल होता है। तो इस तरह से 1/2 टाइम्स ऑफ log mod t जो है आएगा और इस पर लिमिट्स हम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर ले लिया और t की जगह जो है 2 रख देंगे, तो log mod 2 या सिर्फ log 2 भी लिख सकते हैं। और दूसरे में अगर लोअर लगाते हैं तो माइनस के साइन के साथ माइनस log 1 हो जाता है। अब आपको पता है log 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए 1/2 log 2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अपर लिमिट है π/2 और लोअर है 0, और हमारे को स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई और कॉस रेज पावर 5 डी फाई का हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ जो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मैं इसी को लिखे हुए को ही आई के इक्वल मान लेता हूँ। यहीं से सॉल्यूशन चालू कर देते हैं ताकि स्लाइड में कुछ जगह बच जाए पूरा करने के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन फाई और कॉस फाई दोनों टर्म्स हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि कॉस फाई जो है जिसकी पावर 5 है उसको हम कॉस रेस पावर 4 फाई और कॉस फाई इस तरह से लिख देते हैं। इसको इवन पावर में कॉस रेस पावर 4 पाई को लिखने का कारण ये है तो फाई में कि इसको जो है हम साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई जो है कॉस स्क्वायर फाई के इक्वल होगा, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। तो इस और जो है फिर उसको, और क्योंकि साइन फाई का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस फाई होता है, तो इस तरह से साइन फाई को टी मानकर हम जो है इसको आराम से कर सकते हैं। तो हम कॉस रेस पावर 4 फाई को जो है कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाकी के को एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ कॉस स्क्वायर फाई जो है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है नए तरीके से इस तरह से चेंज हो गया, और बाकी जो है जैसा था हम एज इट इज़ इसको लिख देते हैं। अब साइन फाई को हम टी मान लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा।
तो साइन फाई को टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो है कॉस फाई डी फाई हो जाएगा और टी का डी टी हो जाएगा। तो इधर जो है लिमिट्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जब फाई पाई बाय 2 है तो साइन पाई बाय 2 जो होता है वो जो है 1 के इक्वल होता है। तो इससे जो है लिमिट जो है अपर लिमिट जो है वो 1 आ जाएगी। तो क्योंकि जो है अब साइन जो है पाई बाय 2 1 के इक्वल होगा, और जब लोअर 0 है तो साइन फाई 0 जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से टी भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी लिमिट्स जो हैं वो इस तरह से चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे पाई बाय 2 की जगह 1 आ गया और 0 की जगह 0 ही रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा और इधर 1 माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा और कॉस फाई डी फाई जो है वो डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल में जो है यानी कि टी के टर्म्स में पूरा इंटीग्रेशन आ गया है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर जो है टी का स्क्वायर रूट है, इसे टी रेस पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में जो 1 माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है उसको अगर हम खोलते हैं तो 1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस में टी रेस पावर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ टी को टी रेस पावर 1/2 लिख देते हैं और डी टी को एज इट इज लिख देंगे। अब इनको तीनों जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं इसे टी रेस पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो है हम लिखेंगे। तो 1 इंटू में जो है टी की पावर 1/2 जो है टी की पावर 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से टी स्क्वायर प्लस 1/2 टी की पावर 5/2 हो जाएगा, और टी की पावर 4 प्लस में 1/2 अगर उसके साथ मल्टीप्लाई होने से जुड़ता है तो ये 9/2 हो जाएगी। तो अब हम इनको अलग अलग इनको इंटीग्रेट करेंगे तो टी रेस पावर 1/2 का हो जाएगा टी रेस पावर 3/2 अपॉन में 3/2। इसी तरह से टी रेस पावर 5/2 का हो जाएगा टी रेस पावर 7/2 अपॉन में 7/2, और टी रेस पावर 9/2 का हो जाएगा टी रेस पावर 11/2 अपॉन में 11/2। और इसकी जो है अपर और लोअर लिमिट जो है हम दोनों किनारों पे ब्रैकेट के इस तरह लिख देते हैं। अब 3/2 जो डिनोमिनेटर में है वो जो है उल्टा होकर 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे टी रेस पावर 3/2 आ जाएगा। तो और फिर दूसरे वाले में ये 7/2 जो डिनोमिनेटर में है वो 2/7 होगा, लेकिन बाहर वाले -2 से मल्टीप्लाई होकर -4/7 और टी रेस पावर 7/2 11/2 उल्टा होके 2/11 हो जाएगा और टी रेस पावर 11/2 आ जाएगा, और लिमिट्स जो है वो एज इट इज़ 1 और 0 लगा देंगे। अब अपर लिमिट को लगाते हैं तो अब 1 की, क्योंकि सभी पावर्स जो हैं वो 1 ही होती हैं तो इसीलिए जो है हमारे पास खाली इनके कोफिशिएंट्स वाले ही आंसर आएंगे। तो 2/3 माइनस में 4/7 प्लस में 2/11 बचा, और टी की जगह 0 रखने पे ये सारे जो है वो 0 हो जाते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास बचा 2/3 माइनस में 4/7 प्लस में 2/11। तो इसका हम 3, 7 और 11 का एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाता है 231। तो 3 से 231 को डिवाइड करके जो है हम देखते हैं तो ये और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा। 7 से 231 को डिवाइड करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास 132 आता है, और 11 से 231 को डिवाइड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस के 42 आएंगे। अब 154 प्लस 42 जो है 196 हो जाएंगे। तो 196 माइनस में 132 इधर आ गया ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर 231। 196 में से 132 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 और नीचे 231। तो ये आंसर हमारा आ गया है। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जो है अपर लिमिट 1 है और लोअर 0 है। साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 2x अपॉन में 1 प्लस में x²। तो इसका हमारे को इंटीग्रेट करना है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हम देख रहे हैं 2x अपॉन में 1 प्लस x² जो है इसको साइन 2 में बदला जा सकता है, साइन 2 थीटा में बदला जा सकता है। उसके लिए हमारे को x को जो है वो tan थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो इंटीग्रल गिवन है उसको हम i के इक्वल मान लेते हैं और फिर जो है इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे x को जो है हम
टेन थीटा मान लेंगे, तो उससे जो है ये अंदर ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो आपकी साइन टू थीटा के इक्वल हो जाएगी। जैसा कि आपको फार्मूला पता है कि साइन टू थीटा जो होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरह से x को टेन थीटा लेने पर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास x जो है जब 1 है तो टेन थीटा 1 तब होता है जब वो π/4 के इक्वल होता है। तो इस और x जब 0 होगा तो टेन थीटा 0 तब होगा जब टेन 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर x जो जो अब लोअर लिमिट है वो 0 ही रहेगी, लेकिन अपर लिमिट जो है वो 1 से चेंज होके π/4 हो जाएगी। और यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया और यहाँ हमारे पास आ गया 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा जो है वो डी एक्स की जगह आ जाएगा, यानी कि डी एक्स को रिप्लेस कर देगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर उसको लिख देते हैं। अब हमारे पास जो है हमने जैसे पहले बताया कि 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन टू थीटा के इक्वल होता है, तो उससे ये रिप्लेस हो जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं साइन टू थीटा। तो हमारे पास बाकी का एज इट इज़ आ जाएगा। अब साइन इनवर्स और साइन टू थीटा जो है ये सिंप्लीफाई करने पर 2 थीटा में चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 2 को जो है हम इंटीग्रल से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वेरिएबल है, तो हमारे पास थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन करने के लिए बचते हैं, और जिसकी अपर लिमिट π/4 और लोअर जो है 0 है। तो इसको जो है अब हम इजीली कर सकते हैं। हम थीटा को अगर फर्स्ट मान लें फंक्शन और सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड मान लें, तो यहाँ पर जो है आपका क्योंकि 2 बाहर है तो 2 ब्रैकेट के बाहर लगा दिया जाएगा और अंदर जो है फिर हम थीटा को तो एज इट इज़ रख देंगे और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो टेन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस का साइन और थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो है टेन थीटा हो जाएगा और होल का फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं अपर और लोअर π/4 और 0 उनको ब्रैकेट के बाहर हम इस तरह से लिख देंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि ये हो गया 2 और इधर हो गया थीटा टेन इंटू में टेन थीटा और ये 1 इंटू में टेन थीटा है, ये टेन थीटा हो गया। तो इस तरह से हमारे को इंटीग्रेट करना है टेन थीटा को, तो बाकी जो है लिमिट्स बाहर लगाई रखी हैं वैसे ही रहेंगी। तो अब फर्स्ट वाली टर्म में कोई चेंज नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देना है, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। और जो टेन थीटा का इंटीग्रेशन हमारे को करना है वो हो जाएगा माइनस जो है लॉग कॉस थीटा, तो लेकिन बाहर वो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के लॉग कॉस थीटा का मोड आ जाएगा। तो इधर जो है हमारे को अब लिमिट्स लगा देनी है। तो π/4 को अगर हम पहले अपर को लगाते हैं तो ये हो जाएगा थीटा की जगह π/4 आ जाएगा और इधर टेन π/4 हो गया और ये प्लस में लॉग मोड π/4 हो जाएगा, कॉस π/4 हो जाएगा और यहाँ 0 लगाएंगे तो थीटा 0 हो गया तो वो पूरा ही 0 हो जाएगा और यहाँ पे लॉग मोड कॉस 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 बाहर हो गया π/4, टेन π/4 1 के इक्वल होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा और cos π/4 जो है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर रूट 2 और ये 0 तो 0 ही है और cos 0 जो है 1 के इक्वल होता है तो log 1 हो जाएगा जो कि बाद में 0 के इक्वल होगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से π/4 बाहर का 2 अंदर π/4 हो गया, यहाँ पर जो है प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में रूट 2 है तो ये माइनस के लॉग रूट 2 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये 2 इंटू में π/4 और ये हो जाएगा माइनस के 1/2 log 2
तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू में π/4 π/2 हो गया, और 2 माइनस के 1/2 से होगा तो माइनस log 2, ये इधर आंसर आ जाएगा। तो π/2 माइनस में log 2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 दे रखी है, और x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x+2 का हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्योंकि करना है, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो दिया हुआ है उसी को हम t के इक्वल मान लेंगे, तो ये इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले तो जो दिया हुआ इंटीग्रल है उसको i के इक्वल रख देते हैं, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो है स्क्वायर रूट के नीचे जो दिया हुआ है x+2 उसको जो है हम t के इक्वल मान लेते हैं। तो अब x+2 जो है अगर उसको t के स्क्वायर माने तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, अगर सिंपली आप t भी मान लेंगे तो भी ये हो जाता है, लेकिन t स्क्वायर मानने से ये फ़ायदा होगा कि उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव हो जाए dx इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ t dt। तो अब x जब 0 है तो यहाँ पे 0 + 2 2 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इजिकल टू 2 है तो t जो है वो √2 के इक्वल हो जाता है। अब अगर हम इसको x को 2 के इक्वल रखते हैं तो 2 + 2 4, तो t स्क्वायर अगर 4 है तो t जो है वो 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2 हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। तो ये लिमिट्स अब जो चेंज हो गई हैं, तो जो 0 थी लोअर वो अब √2 हो गई है, और जो अपर जो 2 थी वो अब भी 2 ही है। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। x जो है वो टी स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम टी स्क्वायर माइनस 2, जो बाहर वाला x था वो हो गया टी स्क्वायर माइनस 2, और जो स्क्वायर रूट ऑफ x+2 है वो t के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा t, और dx की जगह जो है 2 टाइम्स ऑफ t dt आ जाएगा। तो ये जो 2 है जो वो बाहर आ जाएगा हमारा, जो अंदर था तो ये बाहर इधर लिख देंगे। तो हमारा इंटीग्रल i जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे जो है आप 2 और √2 इसकी इंटीग्रल के साइन के साथ लगा देंगे, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में टी स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर हो गया बाहर ब्रैकेट के भी। अब हम इसको बहुत ही ईजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो है अब टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁻⁴ हो गया, और -2 से करेंगे तो -2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर हो गया। अब t⁻⁴ का इंटीग्रेशन जो है t⁻⁵/5 हो गया, और माइनस में ये 2 है, और t के स्क्वायर का t³/3 हो जाएगा। अब अपर और लोअर लिमिट को इस तरह से हम लिख देते हैं। अब इसमें जो है इनकी वैल्यू रखते हैं, अपर और लोअर को रख देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा 2⁵ हो जाएगा ये अपॉन में 5, और माइनस में 2 इंटू में 2 का क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, और अपॉन में 3 हो गया, और √2 को लगाएंगे तो √2⁵ हो गया, और अपॉन में 5, और माइनस में 2 जो है ये प्लस के 2 हो जाएंगे, तो साइन बदल गए हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ √2 के क्यूब अपॉन में 3 हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है 2 तो बाहर है उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। 2⁵ है, उसकी वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कि वो 32 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो है 32 अपॉन में ये 5 हो जाएगा, और 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाता है, तो 8 अपॉन में 3 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 होता है, तो क्योंकि 5 बार है तो 2 इंटू √2 हो जाएगा। इसी तरह से √2 जो है वो 2 √2 हो जाएगा। तो आइए इसको दोबारा से देखते हैं। तो 2⁵ जो है वो 32 हो गया, 32 अपॉन में 5, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया, तो माइनस के 16 अपॉन में 3 हो गया, और √2 इंटू √2 जैसे 2 हो जाते हैं, तो 4 बार होने से 2 × 2 4, 2 इंटू 4 √2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस के 4 √2 अपॉन में 5, और जो है इधर हमारे पास एक 2 तो है ही पहले से, और 2 √2 जो है √2 का क्यूब 2 √2 होता है, तो 4 √2 अपॉन में 3 हो गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके।
तो एलसीएम जो है 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है, तो उसको जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। तो और आगे करते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इधर हमने ये 15 एलसीएम लिया, तो जो है बाहर 2 जो है वो तो एज इट इज रखो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी मर्जी है। एक ही बार में करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन गलती ना हो इसलिए बेटर ये है कि 2 को बाहर ही अभी रखा जाए ताकि कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो। अब 5 को जो है 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, और 3 को जो है हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो यहाँ हो गया 96। अब 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो हमारे पास 80 आ जाएगा। और 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 को 4√2 से करेंगे तो 12√2 आएगा। इसी तरह से 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 4√2 से करेंगे तो 20√2 आ जाता है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 96 में से 80 गए तो हमारे पास 16 होता है, और 12√2 प्लस में 20√2 माइनस के 12√2 प्लस के 20√2 जो है 8√2 हो जाते हैं प्लस के। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 16 और 8√2 में से 8√2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो 8√2 इंटू में 2 16√2 हो गए, और इधर बच गया 16 जो था वो रह जाएगा √2, और 8√2 के प्लेस पे 1 आ गया क्योंकि 8√2 हमने कॉमन निकाल लिया, नीचे अपॉन में 15, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अपर लिमिट π/2 है और लोअर जो है 0 है, और जो इंटीग्रल करने के लिए फंक्शन है वो है sin x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो यहाँ ये क्वेश्चन में सिंपली ये है कि अगर cos x का डेरिवेटिव जो है वो sin x होता है तो हम cos x को t के इक्वल मान के इसको ईजिली कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे कि हम cos x को जो है वो t मान लेंगे। तो पहले हम पूरे इंटीग्रल को i के इक्वल मान लेते हैं, और जो है उसको बाकी जो दिया हुआ है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर जो है जैसा मैंने बताया कि cos x को हम जो है वो t के इक्वल मानकर जो है इसको करेंगे। तो हमने सपोज किया कि cos x जो है वो t के इक्वल है, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करके आराम से जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे cos x को हम t के इक्वल ले लेंगे, और फिर जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव जैसे अभी हमने बात की तो वो था माइनस के sin x, तो माइनस के sin x dx इधर आ जाएंगे, और t का डेरिवेटिव जो है dt हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस sin x dx जो है dt के इक्वल हो गया, यानी कि जो sin x dx जो है वो माइनस के dt के इक्वल हो जाएगा। और लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी क्योंकि x से हम t में जा रहे हैं, तो जब x जो है वो 0 होता है तो cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो t जो है 1 हो जाएगा, और cos π/2 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो उससे जो है t 0 हो जाएगा। तो x अगर 0 है तो cos 0 1 के इक्वल होता है, तो t जो है वो 1 हो जाएगा। अब जैसे अभी बात करी कि x जब π/2 है तो ये हो जाएगा cos π/2, तो cos π/2 होगा, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो इस तरह से t जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो 0 में चेंज हो जाएगा। तो अब हमारी जो है लोअर लिमिट जो है वो 1 है और अपर लिमिट जो है वो 0 है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। और यहाँ पर जो है sin x dx की जगह माइनस के dt आ जाएंगे, तो माइनस का साइन बाहर लगा देते हैं, dt जो है इधर ऊपर जो 1 हो गया, नीचे 1 प्लस में t स्क्वायर, यहाँ dt हो गया। अब ये जो है हमें पता है कि tan इनवर्स वाला फार्मूला है, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि a1 है तो ये हो जाएगा माइनस इधर tan इनवर्स t हो गया, और अपर और लोअर लिमिट्स यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस tan इनवर्स 0 इधर हो गया, और माइनस के tan इनवर्स 1 हो गया, तो इस तरह से ये हमने लिख दिया। और फिर जो है tan इनवर्स 0 यानी कि 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 की जगह π/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया।
तो ये माइनस एंड माइनस के पाई बाय 4 जो है प्लस के पाई बाय 4, ये इसका आंसर हो गया। अब जो है इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो 6th क्वेश्चन। तो इसमें अपर लिमिट 2 है और लोअर जो है वो 0 है, और नीचे डिनोमिनेटर में x + 4 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कि जो एक्स स्क्वायर है इसे पॉजिटिव बनाया जाए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहले जो हम दिए हुए इंटीग्रल को i के इक्वल मान के उसको एक बार दोबारा से रीराइट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हमारे पास है। अब हमने जैसे जिक्र किया हमारे को एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए इस माइनस जो है डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स और 4 दोनों के साइन बदल जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब हमारे को इसको फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने के लिए हमारे को इसको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। लिमिट्स अभी वैसे ही रहेंगे क्योंकि हमने कुछ और माना नहीं है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अपने आप में स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो और यहाँ पे -2, और फिर क्योंकि इधर x है फर्स्ट टर्म, तो दूसरे इसको हमारे को क्योंकि माइनस के x ही रखना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर भी आना चाहिए, और ये माइनस के 4 हैं क्योंकि 1/2 हमने का स्क्वायर हमने ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1/4 लिख देंगे इधर। तो अब हमारे पास जो पहली 3 टर्म्स है डिनोमिनेटर की वो हैं x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट बन गया एक हमारे पास। और -4 माइनस के 1/4 जो है वो माइनस के 17/4 हो जाएंगे। तो ये माइनस के 17/4 हो गए। अब क्वेश्चन जो है काफ़ी क्लियर आपको दिख रहा होगा, आराम से हो सकता है कि अगर x माइनस 1/2 को हम t के इक्वल मान लें तो ये t² माइनस a स्क्वायर वाले फॉर्म में बदल गया, 1 में t² माइनस a स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बदल गया है। तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसके लिए a² बनाने के लिए 17 जो है उसको √17 कर देंगे, और 4 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम जो है माइनस के साइन के साथ जो है इसको 17/4 को पहले ले आए, और फिर जो है x माइनस 1/2 के स्क्वायर को बाद में ले आते हैं, साइन हटा दिया। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है a² माइनस में x² वाली डिनोमिनेटर में। तो x माइनस 1/2 को हमने t मान लेते हैं। तो ये dx इजिकल टू dt हो गया है इसका डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास जो है जब x 0 है तो t जो है वो जो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2 यानी कि माइनस के 1/2, और जब x 2 है तो 2 माइनस 1/2 जो है वो 3/2 हो जाते हैं। तो इस तरह से t जो है वो 3/2 के इक्वल हो गया। तो अब हमारी लिमिट्स चेंज हो गई हैं, लोअर लिमिट माइनस के 1/2 हो गई और अपर जो है 3/2 हो गई। तो इस तरह से हम इनको लिख देंगे, और यहाँ पर जो है dx की जगह dt आ जाएगा, और नीचे जो है हमारे पास √17/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो 17/4 को स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऐसा लिख दिया, और x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर t का स्क्वायर हो गया। अब ये 1/a² माइनस t² जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको जो है अब हम आगे करेंगे। तो ये हो गया 1/a जो है वो का 1/2a होता है, तो 2 से जो है नीचे वाला √17/2 का 2 कट गया है, तो 1/√17 बचा। और इधर आ जाएगा log a माइनस एक्स वाला है, तो यहाँ x की जगह t है और a की जगह √17/t है, और नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस t आ जाएगा यानी कि √17/2 माइनस t, और ऊपर और लोअर लिमिट 3/2 और माइनस के 1/2 आ जाएंगी। तो अब हमारे पास इंटीग्रल जो है 1/√17, और यहाँ पर हम अपर को रखते हैं तो t की जगह 3/2 आ जाएगा ऊपर नीचे, और उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। और जब लोअर लगाएंगे तो माइनस का साइन लगा के लॉग में लिख देंगे माइनस, और लॉग और फिर मोड में
जो वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, टी की जगह माइनस के 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, और नीचे जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो टी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 1/2 हो गया। तो इस तरह से ये बदल गया है। अब हम इसको नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 2 को एलसीएम लेते हैं, तो ये जो है हमारा चेंज होकर इस तरह से हो गया लॉग, और यहाँ हो गया √17 + 3 अपॉन में 2 जो है इस लेकिन 2 जो है नीचे भी आएगा तो उसको हम काट ही देते हैं, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आएगा √17 - 3। तो इधर जो है दूसरे वाला जो पार्ट है उसमें भी 2 एलसीएम लेंगे तो √17 - 1/2, और नीचे √17 + 1/2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों ऊपर नीचे से, तो √17 - 1 में √17 + 1, ये इस तरह से आ गया। अब log a माइनस log b जो है log a अपॉन में b होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में √17, तो बाहर वाला एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, और अंदर जो log है वो पहले वाला log तो सीधा ही लिखा जाएगा उसके टर्म को, तो दूसरे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये चेंज होके इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे ये हो गया इनटू में √17 + 1 यहाँ आ गया, और नीचे आ गया √17 - 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो बाकी का जैसे हम पहले लिख देते हैं, और 1 में √17 और इधर हो गया, और ये हो गया log। अब न्यूमरेटर में √17 को √17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 हो गया, √17 को 3 से करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ √17 हो गया, और 1 को √17 से करेंगे तो √17 आ गया, और 3 को 1 से करेंगे तो प्लस के 3 आ गए। इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में √17 से मल्टीप्लाई होकर 17 हो गया, और √17 - 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस के 3 √17 -1 से √17 माइनस के √17, और ये हो गया प्लस के 3। तो इस तरह से ये हो गया। तो अब आप देख रहे हैं 1 में √17, और ये हो गया log 17 + 3 जो है वो 20 हो गया, और 3 √17 + √17 4 √17 हो गया, और नीचे जो है ये हो गया 17 + 3 जो है वो 20 हो गया, और -3 √17 -√17 जो है माइनस के 4 √17 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। तो ये 1 में √17 बाहर ऐसे ही हो गया log। अब नीचे जो इधर ब्रैकेट में है 2, ये a + b, नीचे a - b है, तो हम a + b से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 4 को कॉमन निकाल के काट देंगे, तो ये 5 √17 अपॉन में 5 माइनस में √17 हो गया, तो 5 प्लस में √17 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये रैशनलाइज हो जाए। तो ये इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, तो और फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ देखिए 1 में √17 हुआ इधर, और फिर जो है ये हो गया log, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो गया, तो इधर 25 और लिख देते हैं, और फिर जो है √17 को जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है √17 से मल्टीप्लाई होकर √17 हो गया, या उसका स्क्वायर कह लीजिए आप, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल जो है 10 √17 हो गया, और नीचे a² - b² होगा, 5 का स्क्वायर 25, √17 का 17, तो 15 25 - 17 जो है 8 हो जाता है, तो 1 में √17, और इधर 25 + 17 जो है वो 42 हो गया, प्लस में 10 √17 हो गया, और नीचे जो है वो 8 है। तो अब ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, और नीचे वाले 8 से वो कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास हो गया 1 में √17 log 21 प्लस में 5 √17 और अपॉन में 4, तो ये ब्रैकेट बंद। तो ये इसका जो है आंसर हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।